यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोबियो AW फाउंडेशन चैनल पे। भाई सबका स्वागत है। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फिजिक्स से इस धमाकेदार सीरीज को। और आज हम लोग हमारा अपना लेक्चर नंबर 6, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है अपना फिजिक्स का भाई। तो कंटिन्यू करते हैं अपने फिजिक्स को फटाफट से और अपनी इस बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज को भाई, जो कि अपना कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे, नीट और IIT पे। और भाई ये स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्कूल वाले लोग इस बेसिक मैथमेटिक्स को अवॉइड ही कर दे, क्योंकि चैप्टर्स के अंदर मैं ऐसा करूँगा कि बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नीट और IIT के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अपने मन से काफ़ी सारे सवाल लगाने होते हैं। और यहाँ पे मैं इतने सवाल लगा दूंगा कि स्कूल वाले भी इतना नहीं सोच पाएंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6। और आज बेसिकली हमने पिछले 5 लेक्चर में जो भी किया, सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन, फिर अपना GP, फिर बाइनोमियल थ्योरम। आज का मेन टारगेट ये दोनों टॉपिक रहेगा। तो फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं भाई रिवीजन से। लेकिन उससे पहले भाई, अगर मैं इतना डिटेल में दे रहा हूँ सारी चीज़ें, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, जरूर करना भाई। और कम से कम फिजिक्स को 2 घंटे तो करना ही पड़ेगा, अगर हमें सीखना है तो। नहीं तो बाकी यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो फिजिक्स को पढ़ाते हैं भाई, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास दिमाग है थोड़ा बहुत तो। बाकी कोई ऐसा है जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा है, तो वो मेरे से पढ़ सकता है। मैं बहुत धीरे चलता हूँ और डिटेल में। बाकी सिलेबस भी एकदम टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 365 डेज होते हैं भाई। 365 डेज होते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 200 दिन, यानी 200 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कम से कम 150 दिन का भाई गैप है। यानी संडे को छोड़ के बाकी सब दिन अपने इस फिजिक्स को लेक्चर को देखना है, फॉलो करना है, तो कंप्लीट होता चलेगा भाई। और मैक्सिमम हम लोग का लेक्चर का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे बस। तो फटाफट से हम लोग रिवीजन करते हैं। और रिवीजन हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, बेसिकली हम नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे थे, तो मेरे पास सबका नोट्स है, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से अभी नोट्स के थ्रू रिवीजन करने वाला हूँ भाई। तो बेसिकली हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 से कहानी शुरू हुई थी कल अपनी। और लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले ये सब तो चीज़ें समझ में आ रही है भाई। ये सब का रिवीजन, कि भैया रिवीजन में एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस लेंथ होता है, और इसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है हमारी, ठीक है। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है हमारी। फिर उसके बाद पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। और यहाँ से रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में यूनिट कन्वर्जन हमारा आ जाता है। रेडियन से डिग्री में बेसिकली क्या होता है, रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है तो हमें 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन कभी को अगर हमें डिग्री में गिवन हो और रेडियन में जाना हो, तो पाई बाई 180 रेडियन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारा ASTC रूल। ASTC रूल बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पे भैया ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पेरेंट एंगल होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री हमारे पास क्या होते हैं, पेरेंट एंगल होते हैं। बेसिकली ये पेरेंट एंगल ये कहते हैं कि भाई नया अगर कोई चीज़ साइन में है तो उसे कॉस में बदल दो, कॉस में है तो साइन में बदल दो, टेन में है तो कॉट में बदल दो। बाकी हमारे पास 2 और पेरेंट एंगल होते हैं, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ये कहते हैं कि किसी को कुछ मत बदलो, जो जो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली अप्लाई किस पे होता है, 0 डिग्री से 7 डिग्री तक की वैल्यूज़ के लिए। मतलब अगर कभी हमें sin 3 डिग्री sin 4 डिग्री की वैल्यू पूछ दे तो उसके लिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था कि भैया अगर कभी हमको साइन में पूछ दे, साइन कॉस टेन में पूछेगा, तो थीटा साइन अगर थीटा थीटा पूछ दे, मतलब ये थीटा किस में होगा, डिग्री में होगा, तो हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, इस थीटा डिग्री को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा डिग्री। फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, रेडियन में। सेम केस टेन के साथ होगा, ये भी टेन थीटा के साथ भी सेम होगा। बस कॉस में क्या डिफरेंस है, कॉस थीटा में क्या डिफरेंस है, कॉस थीटा में सिर्फ ये डिफरेंस है, जो कुछ भी आएगा उसका वैल्यू 1 ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। कॉस की बात हो रही है भाई, ठीक है भाई। फिर उसके बाद भाई अपनी कहानी कहाँ पहुंची थी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई कैसे कैसे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो ये सब चीज़ें तो छोड़ो अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहाँ पहुंचे थे,
नेक्स्ट हमें ये चीज़ें याद रखना है कि भाई अगर हमारी कभी भी सिंपल मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 किस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे, सॉरी साइन 90 डिग्री पे। यानी साइन 90 डिग्री पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज़ याद रखना है और इस पर क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अगर y बराबर साइन थीटा है, मतलब y अगर हमारा साइन थीटा के बराबर है, तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी y की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 बराबर साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पूछा है एंगल वेयर y इज मैक्सिमम। एंगल पूछ रखा है कहाँ पे y मैक्सिमम होगा, तो साइन 90 डिग्री पे हमारा एंगल मैक्सिमम होता है, तो थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री। ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब y जो है इस बार साइन थीटा कॉस थीटा इस टर्म में नहीं दिया होगा, इस टर्म में इस बार ऐसा दिया होगा, यहाँ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इस फॉर्म में दिया होगा और हमेशा इसी फॉर्म में देगा, ठीक है। तो उस केस में अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी पूछे तो हमें बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला, y मैक्सिमम के लिए अप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा जो भी आंसर होगा निकल के आ जाएगा। y मिनिमम पूछ दे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सामने माइनस लगा देना है। ये था। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा कुछ नहीं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस हमें एक ही दो चीज़ें ही सिर्फ याद रखनी है, एक चीज़ें भी नहीं। ये वाला फॉर्मूला में याद रखना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला, कि कभी भी कोई चीज़ आ रही हो तो उसे स्प्लिट कैसे करना है। तो स्प्लिट करने का क्या तरीका है भाई, स्प्लिट करने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पे हमारी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक्स होती है ना, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 ही है भाई, एक्स यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे कोई ऐसी एक्स की पावर नहीं है जो 2 से ज़्यादा है। और अगर हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बेसिकली हमें ध्यान में ये देना होता है कि ये जो तीन थे टर्म होते हैं यहाँ पे, ए बी सी। तो जो ए वाला टर्म है, ए वाले को दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है। ए वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, यानी कोई हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पे ये नंबर आ जाए, जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 है और जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 15 है। तो हमारे पास क्या थे, 5 और 3। मतलब 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारा 2 आता था, और 5 में से 3 को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा 15 आता था। फिर उसके बाद इसको पूरा फर्दर सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट था ये वाला हमारा, जो हमारा क्वाड्रेटिक रूल था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है इस पे, और इस पे क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखना है, जो हमने कल प्रैक्टिस की थी भाई। फिर मैंने इसका अप्लाई बताया था फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है। बेसिकली हमारे फिजिक्स में कुछ वो नहीं होता है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं और ऐसा इक्वेशन बन के आ जाता है। जैसे क्लास 10 में भी बहुत बार हुआ है कि हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें लग जाता है भाई, ठीक है भाई। चलो, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं भाई। तो भाई अब हम लोग आ जाते हैं अपने नॉर्मल स्पीड पे, जो कि हम लोग का स्लो स्पीड है। और फिर अपने आगे की कहानी को शुरू करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं आज। तो भाई शुरू करते हैं। और आज मैं अपने भाई का स्केच उठा के लेके आ गया, चलो भाई कोई ना। तो भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भाई कुछ नहीं है, बस वो भाई है किसका, ये भाई है किसका, एपी का। एपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं भाई, जीपी। इसी को हम लोग जीपी बोल देते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भाई जैसे कि मान लो, जैसे हमने क्लास 10 में डील किया हुआ है एपी से, तो एपी में कुछ ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते थे। कैसे क्वेश्चन आते थे भाई, एग्जाम्पल के लिए बात कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन आते थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अबे ये क्या हो गया, इसको मलेरिया हो गया क्या। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आते थे ए, रुको यार दूसरा कलर उठाते हैं, हाँ ठीक है। तो इसको बंद ही कर देते हैं, 1 सेकंड रुकना भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते थे, द एग्जाम्पल में देखना क्वेश्चन कैसे आते थे हमारे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया।
तो ये पर्टिकुलर गैप पे हमारे क्वेश्चन से इनफाइनाइट तक कैसे हमारे क्वेश्चंस आते थे, पर्टिकुलर गैप पे थे। जैसे यहाँ पे एक एक का गैप है, यानी इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस का ये मतलब होता है कि ये कितने कितने की गैप पे है। यहीं पे देख लेते हैं कितने कितने की गैप पे है। तो उसी तरीके से हमारे जीपी में क्या होता है, जीपी में भी सेम कुछ नहीं होता है, बस यही होता है, बस इसमें हमारे लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। लिखने का कुछ तरीका अलग होता है, मतलब इसको फॉर्मूला, बस इसमें हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का, और सिर्फ उसी पे क्वेश्चन आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, उसी पे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा जीपी है, तो जीपी में बेसिकली कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1/1, 1/2, 1/4, या और कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1/8। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, 1/4, और फिर उसके आगे जैसे कि 1/8, 1/8, और आगे बढ़े तो भैया हमने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 1/8 प्लस 1/16। तो ये पर्टिकुलर गैप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक होते हैं, हम इसके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने कितने की गैप पे है उसे हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो हमारा सबसे पहला वाला, जो सबसे पहला वाला टर्म होता है, जो सबसे पहला वाला टर्म होता है, इसे हम बोलते हैं ए। इसे हम ए बोलते हैं, ए फॉर फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का ये मतलब है कि जो सबसे पहले वाली टर्म होती है, ये सब एक एक टर्म है, ये कोई एक टर्म है, ये कोई मान लो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। और ये जो पहला दूसरा तीसरा इसके जगह हम nth बोल दे रहे हैं। मान लो कोई ये एक nth टर्म है, ये कोई 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 एक nth टर्म है। और फिर हम निकालते थे क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एपी में निकालते थे, जैसे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस एपी में निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल जाता है। क्या निकलता है, कॉमन रेशियो। यहाँ पे निकलता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सिंपल वही होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसी की तरह कॉमन रेशियो भी होता है। कॉमन रेशियो में बेसिकली होता क्या है कि हमें कोई एक nth टर्म लेना होता है। nth टर्म, nth टर्म लेने का क्या मतलब है, nth टर्म लेने का ये मतलब है कि मैंने बोला ना, ये हर एक nth टर्म है। अब nth टर्म मतलब इनमें से कोई सा भी टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म में से कोई एक टर्म उठा लो, यानी हमें nth टर्म लेना होता है। nth टर्म अपॉन में n-1 टर्म, n-1 टर्म ये लेना होता है। यानी सबसे पहले तो हमें कोई nth टर्म उठाना है। फिर n-1 का क्या मतलब है, मान लो अगर हम यहाँ पे 1/8 उठाते हैं, 1/8 उठाते हैं, ये अगर हम चौथा टर्म उठाते हैं तो 4-1, 4-1 क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी फिर हमें अपॉन में थर्ड टर्म लेना है, यहाँ पे लेना पड़ेगा 1/4, 1/8 अपॉन 1/4। ऐसे हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन में ये पूछता है, क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है भाई, क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम्पल तो हमारी ये हो गई कायदे से, ये हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब देखना, इसी क्वेश्चन को अच्छे से लेते हैं। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, और अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछता है हमसे कि भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ क्या होगा। तो देखना भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स यानी हमें सम बताना है, यहाँ पे टोटल जितने भी ये इन टर्म्स है पूरा इनफाइनाइट तक, तो उसका सम बताना होता है। और उसका सम का क्या मतलब है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये एस फॉर सम और ये इनफाइनाइट का सिंबल। तो हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताना है, तो अब क्या करेंगे, तो बस बेसिकली इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है,
भाई लिटरली ये मेरे भाई का कलर है, छोटे भाई का, छुपा के लाया हूँ। इतनी सुबह वो उठता नहीं है, गलती से अगर देख लिया ना भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बेसिकली वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है एस इन्फिनिटी, यानी हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर ए बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। मैंने सी आर का मतलब बता दिया, सी आर को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। सी आर का क्या मतलब है, कॉमन रेशियो, ये वाला सी आर नहीं है, ये दूसरा सी आर है, सी एंड आर। इसका मतलब होता है कॉमन रेशियो, यानी हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर देना है अगर कभी भी हमें पूछ दे क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और हमेशा हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स से पूछेगा, दूसरा कुछ पूछेगा ही नहीं, तो यानी सिर्फ हमें इसके अलावा और कहीं बढ़ना ही नहीं है, और यहीं पे अपना जीपी खत्म हो जाता है, यहीं पे अपना जीपी खत्म भी हो जाता है सिर्फ इसी का यूज़ करके। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला, दूसरा बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सी आर कॉमन रेशियो में निकालने आना चाहिए। कॉमन रेशियो निकालने कैसे निकालते हैं, यहाँ पे n टर्म बाई n माइनस वन टर्म। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लोग राइट कर लेते हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि भाई अब हमें प्रॉपर न्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस में 1/16। ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म था, और हमें क्या निकालना है, फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। और कभी को हमें ये ना दिया हो, सिर्फ यही दिया हो, तो तभी भी हमें यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का आपने एक फॉर्मूला बताया भाई, उसी फॉर्मूले का यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या था अपना, फटाफट तो फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला ये था कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, ए बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ए बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये अपना फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, बाकी अपना पूरा का पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करने का क्या तरीका है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने का ये तरीका है कि भाई ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई, यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो हमारा पहला टर्म होता है उसी को हम ए बोल देते हैं फॉर फर्स्ट टर्म, ए फॉर फर्स्ट टर्म। ए मतलब ए सबसे पहला हमारा अल्फ़ाबेट होता है, और सबसे पहले हम अपने जीपी या फिर एपी, एपी में भी सेम होता है, एपी में भी ए को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले नंबर को ही हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, 1/1, यानी हम सीधा इसको बस 1 बोल सकते हैं, सीधा इसको कह देते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 बोल देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 1 बोल देंगे। अब कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, कॉमन रेशियो में निकालना पड़ता है, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म, ये फॉर्मूला होता है कॉमन रेशियो का। तो भाई फटाफट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो हम निकाल देंगे भाई। कॉमन रेशियो जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कॉमन रेशियो क्या निकल के आएगा, nth टर्म। nth टर्म का मतलब ये तुम कोई सा भी टर्म उठा लो यार, हमें उससे मतलब नहीं है। तो nth टर्म के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि ये वाला लास्ट वाला टर्म उठा लेते हैं, या फिर कोई सा भी टर्म उठा लो, कोई मतलब नहीं, चलो हम लोग ये वाला टर्म उठा लेते हैं, या फिर कोई नहीं, ये 1/8 ही उठा लेते हैं, 1/8 अपॉन में। अब n-1 का ये मतलब है कि जो टर्म लिया उससे पिछला टर्म, यानी 1/8 के पहले क्या आता है, 1/4। यहाँ पे हमें क्या लेना है, 1/4, ये पता नहीं ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे लेना 1/4, इसे सॉल्व कर देना। अगर सॉल्व करने नहीं आता तो भाई चुल्लू में पानी उड़ो मरना। ठीक, मैंने बताया था रेसिप्रोकल कर दो यार, सॉल्व हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1/8 इंटू 4/1,
अभी यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ गया 4/8, डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1/2, यानी हमारा कॉमन रेशियो निकल के आ गया। कॉमन रेशियो क्या निकल के आया 1/2, और अभी इस 1/2 को हम लोग कायदे से यहाँ पे बस पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद ये नीचे वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम नीचे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में है 1 माइनस 1/2, माइनस करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो भाई इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे 2 ऊपर 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा भाई। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा भाई, वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, यहाँ पे कायदे से 2 बजेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा पूरा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, और इस 2 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारा क्या निकल के आ गया सर 2। तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन से डील करने होते हैं भाई। ठीक है, एक चीज़ बढ़िया है कि ये पीछे नहीं उसका वो आ रहा है। उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर वे में करेंगे। अब उतना ज़्यादा डीप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन का डीप कैलकुलेशन करूँगा, सारे क्वेश्चन का डीप कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, जिससे टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा। ठीक है भाई, तो फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं। चलो फिर बिना बिना किसी तैयार के तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना, भाई लिटरली इतना छोटा पड़ा है ना, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। आज ही मैं खरीदने वाला हूँ कलर दूसरा। 1/3 प्लस 1/9 प्लस में 1/27, और ये कहाँ तक है इनफाइनाइट टर्म्स तक, ये आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। और हमें क्या निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो इसको तुम फाइंड करके बता दो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल अपना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला क्या है अपना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ए बाई, ठीक है, 1 माइनस सी आर, कॉमन रेशियो। ए हमारा क्या है भाई फर्स्ट टर्म बोले तो 1/3 है अपना यहाँ पे, और फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जब कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म बाई n माइनस 1 टर्म, n माइनस 1 टर्म। तो भाई n माइनस 1 यानी कोई सा भी सबसे पहले तो हम लोग टर्म उठा लेते, तो ये 1/27 टर्म ले ले रहे हैं हम लोग, 1/27 हमने ले लिया। अब n माइनस 1 यानी जो भी हमने टर्म लिया है उससे पहले वाला टर्म, उससे पहले वाला टर्म है, हमने थर्ड टर्म लिया है, कौन सा लिया है, तीसरा टर्म लिया है। तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 3 माइनस 1 होता है 2, यानी हमें सेकंड टर्म लेना है जो कि क्या है 1/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये 9 से 27 कायदे से 3 टाइम्स में चला जाएगा, हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/3। हमारी कॉमन रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई क्या 1/3, 1/3। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा भाई। अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, ए हमारा क्या है 1/3 अपॉन में 1 माइनस में कॉमन रेशियो क्या निकल गया 1/3। तो ये अपना आ गया क्या, ठीक है। फिर जब इसको और हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 आएगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा क्या 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 डायरेक्टली कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे बचेगा 2, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/2। यानी हमारी सर सम ऑफ nth टर्म कितनी आई है 1/2। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारा आंसर निकल गया 1/2। ऐसे ही हमें बस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। बताओ इतनी ये समझ में आए कि नहीं है। अच्छा चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। बेसिकली मैंने बताया सिर्फ इतना है कि हमें जीपी में करना क्या है। हमने जीपी की बात करी कि भाई जीपी में क्या करना है। जीपी में सुनो करना क्या है भाई
जीपी में हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, हमें केवल सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से पूछेगा, दूसरा कुछ पूछेगा ही नहीं हमसे, सिंपल है, दूसरा कभी कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा। तो यानी हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स में आएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में क्या करना है, अभी हमें ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए हमारा होता है क्या, फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशियो। सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ए होता क्या है हमारा, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है सर, ए होता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म। हमारा ये ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो को फाइंड करने का ये मतलब है nth टर्म। nth टर्म का ये मतलब है कोई सा भी एक टर्म उठा लो, nth टर्म, कोई सा भी एक टर्म उठा लो, फिर उससे एक पिछला टर्म उठा लो, यानी n-1, उससे एक कम टर्म उठा लो, n-1, n-1 टर्म उठा लो, फिर उसको सॉल्व कर दो भाई, हमारा कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर उसे फॉर्मूले में पुट करके भाई सॉल्व कर दो, बस बहुत ज़्यादा इजी है, यही हमें करना और कुछ नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर nth टर्म उठाते हैं, मान लो अगर हम फिफ्थ टर्म उठाते हैं, फिफ्थ टर्म उठाया हमने, तो n-1 का ये मतलब है 5 में से घटाओगे तो क्या होगा, फोर्थ टर्म। यानी हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म बाई फोर्थ टर्म, यानी अगर हम कभी को भाई एक्स टर्म लेते हैं, एक्स टर्म लेते हैं, तो हमें x-1 यानी एक्स से पहले वाला जो भी टर्म होगा उसे लेना होगा। यही हमारा मतलब है इस फॉर्मूले का, और पुट कर देना, फिर हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो भाई बताओ, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ थी, कुछ तो था ही नहीं, अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है सिर्फ। तो सिर्फ हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूले पर हमें क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए, जो कि सब मैंने बता दिया। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है भाई। एक पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो पीवाईक्यू होने वाला है, ये पीवाईक्यू नीट का होने वाला है। किसका होने वाला है, नीट का। तो भाई नीट 2016 का क्वेश्चन है हमारा, नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए। एक चीज़ क्या आनी चाहिए, वो चीज़ क्या आनी चाहिए भैया, हमने क्लास 10 में वो रेजिस्टेंस वाला केस तो पढ़ ही रखा है, उसका मैं आइडिया देता हूँ। अगर मान लो हमारे यहाँ पे कितने, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ऐसे करके 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक आर रजिस्टर है, ये एक आर रजिस्टर है, ये एक आर रजिस्टर है। और कभी को हम आर इक्विवेलेंट पूछ दें, यानी आर इक्विवेलेंट पूछे, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इन तीनों को बस जोड़ देते हैं, 1 2 3 आर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आर, ठीक है। ये पता है कि नहीं पता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर कभी हमारे रजिस्टेंस सीरीज में दिया हो, इसे हम बोलते हैं सीरीज में जो लाइन्स दी होती है उसे हम सीरीज में बोलते हैं, और आर इक्विवेलेंट पूछ दे तो हम क्या करते हैं, बस इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है, बस कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कहीं कुछ इस फॉर्म में दिया हो, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, और इससे एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे एक और रजिस्टर है, यहाँ पे एक और रजिस्टर है, और यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ठीक है। मतलब 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई आर रजिस्टर, ये कोई आर रजिस्टर, ये कोई आर रजिस्टर है, और ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो ये देख रहे हो, ये ऊपर ये जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं सॉरी पा बोलने वाला था यार, पैरेलल, ठीक है। तो फिर अब इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर मैं पूछ दूं कि भाई आर इक्विवेलेंट बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ, तो इसको कैसे बताओगे आर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है भाई आर बाई एन। आर बाई एन, आर का मतलब है सिंपल सिंपल ऊपर आर, ऊपर आर, चाहे ऊपर जो भी हमारा नंबर दिया हो वो आर, ठीक है, आर। नीचे एन का ये मतलब है कि कितने आ रहे हैं, पैरेलल में कितने आ रहे हैं, तो पैरेलल में 1 2 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर बाई 3, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम पीवाईक्यू कर पाएंगे। हाँ, बाकी मैंने उतना तो बता दिया कि तुम उसे पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर ये पीवाईक्यू हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। पीवाईक्यू क्या है हमारा, देखना ध्यान से। फाइंड फाइंड आर इक्विवेलेंट
आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है किसमें, ए पॉइंट में और बी पॉइंट में। तो भाई हमारा बेसिकली डायग्राम हमारे पास एक गिवन है। डायग्राम क्या गिवन है हमारे पास, ये भैया यहाँ से कहानी शुरू हुई है ए पॉइंट से। अभी देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये निकला हमारा पहला कंडक्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, नीचे पैरेलल में भी एक रजिस्टर है, बढ़िया। फिर ऊपर निकलेगा एक और रजिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक और रजिस्टर पैरेलल में, ये सारे के सारे रजिस्टर किसमें भाई, पैरेलल में है। यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे और रजिस्टर जिसमें ये और डिवाइड हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, और डिवाइड होंगे यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमारे और डिवाइड होंगे। तो ये ऊपर एक और रजिस्टर है, बढ़िया। फिर नीचे हमारा एक और रजिस्टर है भाई। फिर यहाँ पे एक हमारा और रजिस्टर है, इधर को भी एक हमारा और रजिस्टर है, इधर को एक हमारा और रजिस्टर है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक और रजिस्टर। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने होने चाहिए, 3 3 6, 2 और रजिस्टर हमें बनाने हैं। तो फटाफट से 2 और रजिस्टर बना देते हैं। यहाँ पे भैया हमारा एक और क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रजिस्टर कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से जोड़ते जा रहा है, पर्टिकुलर नंबर से जोड़ते जा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे और रजिस्टर्स होंगे, कितने होंगे अभी यहाँ पे हमारे और रजिस्टर्स होंगे भाई, तभी उसको भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहले तो इतने को हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कहानी यहाँ शुरू होती है भाई, यहाँ पे हमारा एक आर रजिस्टर है। फिर यहाँ पे पैरेलल में हमारे कुछ 2 रजिस्टर्स हैं। फिर यहाँ पे हमारे 4 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं, ये आर हमारा रजिस्टर है। फिर यहाँ पे भी हमारे कुछ रजिस्टर्स हैं, 8 थे, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डायग्राम में हमें गिवन होगा, ये PYQ में हमारे डायग्राम में गिवन होगा। ये ऐसे ही और भी होंगे, यहाँ पे 12 और ये 12 पार्ट, 12 में और डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ऐसे हमारे कुछ, ये हमारा एक डायग्राम है, पर्टिकुलर डायग्राम, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड, और रुको उससे पहले ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा और ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, और ये इसका कोई एक एंड होगा जिसे हम बी पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसे ये दिखाई नहीं दे रहा ना बी पॉइंट, अभी दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा इसको मैं फिक्स कर दूँ। ठीक है भाई, ये चीज़ें अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ बी पॉइंट पे ये जाके एंड हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये सवाल है तो बहुत इजी भाई, ये सवाल है तो बहुत इजी, हमारा आर इक्विवेलेंट बहुत इजीली निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जीपी का 1% भी दिमाग में गया हो ना तो भी ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। बेसिकली सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए ना, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आना चाहिए। कभी को अगर हमें मतलब ऊपर नीचे कुछ दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर कितने भी आर दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे
यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में है। तो इसको बेसिकली कोई पूछ दे कि आर इक्विवेलेंट बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला होगा, ऊपर आर होगा, नीचे जितने भी होंगे, नीचे जितने भी होंगे, तो कितने हैं भाई गिन लो भाई, गिनने तुमको नहीं आता है क्या, 1 2 3 4, तो R/4 हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी में भी वही करना है, काउंट करके लिखते चलो, बस काउंट करके लिखते चलो, काउंट करके लिखते चलो। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे भैया हमारा एक आ रहा है आर, ठीक है बढ़िया। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा सर, क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब भी रजिस्टर जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा R/2। यहाँ पे क्या होगा सर कि यहाँ पे कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर R/4, ठीक है। यहाँ पे कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा R/8, R/8। यहाँ पे कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं सर, यहाँ पे 12 लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा R/12। और ये ऐसे ही बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, बढ़ते चला जाएगा भाई, ये कहाँ चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। या फिर अगर हम और ले ले, इसके आगे का भी लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, R/16, R/16 हो जाएगा, और ये ऐसे बढ़ते चलेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा, बस अब इस पे अपने फॉर्मूले को लगाना है और पुट फॉर्मूले को लगाना है और फिर सॉल्व कर देना है, बस कुछ नहीं। तो अब इसके आगे का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने डायग्राम से एक एपी बना दिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। और ये अच्छी बात ये, तो ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का है। हमने नीट में अपने यहाँ से 4 नंबर सिक्योर कर लिए भाई, 4 नंबर सिक्योर कर लिया। अब बताओ, हमने एक पीवाईक्यू को सिर्फ अपने बेसिक मैथमेटिक्स से ही सॉल्व कर दिया भाई। तो ये हमने एक नीट के पीवाईक्यू को बेसिक मैथमेटिक्स के ही हेल्प से सॉल्व कर दिया, हमें चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है भाई, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। मतलब पूछते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स की क्या नीड है, यही नीड है। बेसिक मैथमेटिक्स हमारी चीज़ों को और इजी बनाती है। तो यहाँ से हमारा एपी बन गया। अब एपी में क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बताओ भाई। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, कुछ ये होता है क्या, A/1 माइनस कॉमन रेशियो। और फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो क्या ये फॉर्मूला यूज़ होगा, हाँ ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारी जो जीपी चलती है, जीपी कुछ इस फॉर्म में चलती है, 1/A 1/B 1/C के फॉर्म में चलती है, यानी ऊपर 1 होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इतना तो सही है, सब कुछ सही है। अब हमें क्या निकालना है, ये जो भैया हमारा आर इक्विवेलेंट है, ये क्या आएगा, यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, आर को कॉमन। तो जब हम आर को कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब ये 1 के फॉर्म में आ गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, फिर 1/12 प्लस 1/16, ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो अब बताओ, ये हमारा अब ये करेक्ट जीपी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये करेक्ट जीपी के फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर मैंने इससे पहले एपी बोला होगा तो भाई माफ़ कर देना यार, ठीक, बच्चा हूँ, गलती हो गई। ये जीपी के फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, और इसको अभी इस आर को भूल जाओ, इस आर को भूल जाना है यहाँ से। इसमें हमने बस फॉर्मूला पुट करना है अपना और सॉल्व करना है। तो ये रहा अपना फॉर्मूला। अब हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। मेरे को क्या लग रहा है ना, ये स्क्रीन फिट नहीं आ रही है फ़ोन में। एक सेकंड रुकना बस, इसको फ़ोन को ही सीधा कर देता हूँ मैं। बढ़िया, अब हो गई है भाई, अब फिट आ रही है थोड़ी। ठीक है भाई, तो अपना फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब सॉल्व ही हो गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, ए। हमें यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो ए फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 1 है, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा भाई, कॉमन रेशियो थोड़ा निकालो तो साइड में, इसका सी आर निकालो, तो सी आर होता है nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है, nth टर्म मान लो जैसे कि अगर हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं, ये वाली टर्म उठा लें, तो इसे हम nth टर्म बोल दे रहे हैं, इसे क्या बोल दे रहे हैं हम, nth टर्म बोल दे रहे हैं, ठीक है।
ये अगर हमारी nth टर्म है तो n माइनस वन टर्म कौन होगी, n माइनस वन टर्म कौन होगी, इसके पीछे वाली n माइनस वन टर्म होगी। ठीक है, तो यानी nth टर्म ले लेते हैं 1/16, फिर n माइनस वन टर्म हम ले लेते हैं क्या, n माइनस वन टर्म ले लेते हैं 1/12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, वैल्यू निकल के आएगी 2 माइनस वन बाई, सॉरी 2 माइनस वन बाई नहीं आएगा, ओके माई बेट माई बेट। इसको सॉल्व कर लो, 12 से 16 कितनी बार में जाएगा यार, 12 से 16 डिवाइड होगा क्या, कितनी बार में कटेगा, काट दो फटाफट से 2 से, तो 1/2 हो जाएगा। एक सेकंड यार, मैंने कुछ गलत किया है इसमें, रुको भाई, कोई कुछ लिखेगा नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है। क्या गलती की है, गलती हमने पता पकड़ ली भाई, मैंने गलती, देखना यार यहाँ पे मैंने गलती की है, वो गलती तुमको नहीं करना भाई, गलती तुमसे ही हो सकती है। यहाँ पे हमारा आर है, ठीक है सर आर, ठीक है। यहाँ पे हमें डायग्राम में अच्छे से देख लेना, यहाँ पे 2 आर है, r/2, यहाँ पे 4 आ रहे हैं r/4, यहाँ पे 8 आ रहे हैं r/8। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है r/8। और यहाँ पे हमारे कितने हैं, ये 8 आ रहा है भाई, टोटल 8 रजिस्टर है यहाँ पे पैरेलल में, तो ये r/8 होगा। यहाँ पे हमारे टोटल कितने हैं, 16 रजिस्टर है यहाँ पे, और ये पता नहीं कहाँ से मैंने r/12 को बीच में डाल दिया, तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है, इसको हटाओ भाई, ये गलती हो गई यहाँ से, इसको हटाओ। वही मैं कहूँ, ये क्या आ रहा है भाई, ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 1/16, अब ये हमारा क्या है, nth टर्म है, बाकी सब कुछ सही है, ये हमारा क्या है, nth टर्म। अब nth टर्म है तो n माइनस वन टर्म कौन होगा, n माइनस वन टर्म होगा क्या, 1/8। ठीक है, n माइनस वन टर्म क्या होगा, 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, हमारा कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा 1/2। अब कॉमन रेशियो हमारे यहाँ से क्या निकल गई, 1/2। अब इस 1/2 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, 2 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, 2 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, बाकी हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारी क्या निकल के आई, 2 आई। और यहाँ पे हमने r को कॉमन लिया था, उस r को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितने आ गए, 2r। तो हमने यहाँ से अपनी PYQ को एक टेस्ट सॉल्व कर लिया, बाकी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे पता नहीं 1/12 मैंने कहाँ से लिया, एक्चुअली लिया मैंने यहाँ पे था, और यहाँ से सब मैंने वही सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। ये हमारा एक PYQ था, इसकी कहानी यही खत्म होती है। फिर उसके बाद कहानी किसकी शुरू होती है, बाइनोमियल थ्योरम की। मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे टोटल एक रजिस्टर है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, यहाँ पे कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है। यहाँ पे 4 रजिस्टर है, यहाँ पे पैरेलल में कितने रजिस्टर है, 8 रजिस्टर है। और यहाँ पे पैरेलल में कितने रजिस्टर है सर, यहाँ पे पैरेलल में कितने रजिस्टर है, 16 रजिस्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही कहूँ ना, मैंने हगा तो मैंने ही है ना, यहाँ पे 16 नहीं होगा भाई, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं होगा, 16 होगा, 13 14 15 16, अभी हो गया, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब भाई क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तुम तो उसको कर सकते हो, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन ये डायग्राम बनाने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 16 रजिस्टर पैरेलली जुड़े होंगे, ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, अब तो इजी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना, देखना ध्यान से। यहाँ पे हमारा एक आर है,
तो यहाँ पे आर होगा प्लस में, यहाँ पे 2 आर है, ये क्या हो जाएगा r/2 प्लस में, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा r/4 प्लस में, यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं 8 आ रहा है, तो ये हो जाएगा r/8 प्लस में, यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने आ रहे थे भाई 16 आ रहे थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा r/16। यहाँ से वो अपना रेडी है एक एपी, यहाँ से सॉरी एपी बोल रहा हूँ, जीपी यहाँ से अपना रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बस और सॉरी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या है आर इक्विवेलेंट, आर को कॉमन लेंगे यहाँ से, जब हम लोग आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1+1/2 प्लस 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16, ये आ गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर देंगे अपने फॉर्मूले को यूज करके। तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं, a/1 माइनस कॉमन रेशियो, a/1 माइनस कॉमन रेशियो, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ए का क्या मतलब हो गया, ए का मतलब होगा हमारा फर्स्ट टर्म, भाई ए का ये मतलब होगा कि हमारा फर्स्ट टर्म सबसे पहला टर्म यहाँ पे 1 है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो को हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कॉमन रेशियो क्या कहता है, nth टर्म। अब मान लो कोई सा भी हम टर्म उठा लेते हैं, ये वाली टर्म को ही उठा लेते हैं r/8, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/8 अपॉन में फिर n-1 टर्म यानी इससे पहली वाली टर्म, तो ये हो जाएगा 1/4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी सर 1/2, हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी सर 1/2, 1/2, ठीक है। अब इस 1/2 को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग कॉमन रेशियो को, और फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतने पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/2 को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ गया, ये कुछ इस फॉर्म में आया 2 माइनस 1/2। अभी यहाँ पे इस 2 को, अभी यहाँ पे इसको अगर हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/1/2। अब इस 2 को ऊपर हम लोग भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्या 2r, ठीक है, आ गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो भाई अब जीपी की कहानी सिर्फ यहाँ थी, जीपी की कहानी सिर्फ हमारे इस पर आके रुक जाती है। जीपी की कहानी के लिए सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब फिजिक्स में कैसा इंप्लीमेंटेशन होता है वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। हम अपने बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। बाइनोमियल थ्योरम इससे भी छोटा है, बाइनोमियल थ्योरम। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं बेसिकली। बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ इतना कहता है, बाइनोमियल थ्योरम को सीखने के लिए कुछ चीज़ें आनी चाहिए सबसे पहले। तो वो चीज़ें क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। कभी को हमें कोई दो वैल्यूज़ दे दें, कोई दो सेम वैल्यूज़ दे दें, ठीक है, कोई दो सेम वैल्यूज़ दे दें, और एक का स्क्वायर बोले, और बोले कि भाई ये जो चीज़ स्क्वायर में है क्या ये बड़ी होगी दूसरे वाले से, तो क्या वो ट्रू होगा या फिर रॉन्ग होगा। क्या मतलब, क्या मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोई नंबर है एक्स स्क्वायर, और हमसे बोला ये जा रहा है कि ये एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, एक्स से, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, एक्स से। बताओ ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है, क्या ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है। अब भाई सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर में बात हो रही है, अब तुम अपना दिमाग लगा के बताओ, तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या फिर रॉन्ग होगा। ऑलवेज ट्रू का क्या मतलब है, फॉर एवरी वैल्यू, मतलब कोई सा भी हम नंबर ले ले, कोई सा भी नंबर ले ले, मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर है, कोई सा भी नंबर ले ले, यहाँ पे लेकिन नंबर सेम है, अगर टू लेंगे तो दोनों तरफ टू ही रहेगा, यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी टू। अब बताओ क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग कैसे है, तुम कहोगे रॉन्ग कैसे, मान लो अगर हम टू ही लेते तो दो का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 4 बड़ा होगा किससे, 2 से।
ये पॉसिबल तभी है, यहाँ पे कंडीशन होती है, पॉसिबल तभी है, ये पॉसिबल तभी है, ये ट्रू तभी होगा जब जो हमारा x होगा, जो हमारी x की वैल्यू होगी वो किसी बड़ी होगी किससे, 1 से। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तभी हमारा ये ट्रू होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है, यानी जो भी हम 1 लेंगे, जो भी हम 1 लेंगे, या फिर 1 भी ले सकते हैं, नहीं 1 नहीं लेंगे हम, 1 से बड़ी ही नंबर लेंगे। तो 1 से बड़ी नंबर, जैसे 1 से बड़ी नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो उसके लिए वैलिड है, जैसे कि 2 के लिए वैलिड था, यानी 2 का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 2 से, 2 से बड़ा होगा किससे। और एक चीज याद रखना यहाँ से, और ये अप्लाइड है किसके लिए, फॉर एवरी वैल्यू। अभी मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, रुक जाना भाई, फॉर एवरी वैल्यू, मतलब ये हर नंबर पे होगा, हम इस पे निगेटिव को इंक्लूड नहीं करेंगे, निगेटिव को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भैया जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है वो एक्स से बड़ी होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारी एक्स है वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 से। इसका ये क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, एग्जाम्पल देके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स से इसमें से सारी सारी नंबर बड़े हैं, 2 3 4, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक बढ़ी जा रही है, इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ पे क्या, हमारी ये वाली जो कंडीशन थी कि भैया एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, एक्स से, क्या ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन तो यही कह रही थी ना कि जो हमारा एक्स है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से। एक्स हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, 1 से, और यहाँ पे जितने भी एक्स की वैल्यूज है सब 1 से बड़ी है, सब 1 से बड़ी है, यानी यहाँ पे वो हमारी चीज अप्लाई हो जाती है, यानी ये यहाँ पे क्या होगा सर, ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब अगर कभी को हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन कहती है सर एक्स स्क्वायर बड़ी होगी किससे, x से, तो वो काम करती है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 जो 4 है हमारी 2 से बड़ी है, वो बिल्कुल काम कर रही है। वहीं अगर हम x से कोई से भी बड़ी नंबर ले लें, अगर हम 9 ही ले ले रहे हैं, अगर हम 9 ही ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं किसकी, x की वैल्यू अगर हम 9 ले रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होती है किसकी, कि एक्स स्क्वायर बड़ी हुई किससे, एक्स से, एक्स से, ठीक है। अभी 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, फटाफट से बता दो, 81, तो 81 बड़ी होगी क्या, 9 से, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, यानी कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए दो कंडीशन है। एक ये कंडीशन है कि भैया हमारी जो एक्स स्क्वायर बड़ी होगी एक्स से, ठीक है। लेकिन कंडीशन तब, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे, इफ, अगर वहीं पे भाई, अगर वहीं पे हमारी जो एक्स है वो एक्स क्या हो रही है, छोटी हो रही है किससे, 1 से, और बड़ी है किससे, 0 से। एक्स हमारी छोटी है किससे, 1 से, और बड़ी है किससे, 0 से। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा टर्म था, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब अगर हम 1 से बड़ी नंबर लेते हैं तभी ये सही होगा, अगर 1 से छोटी नंबर ले लें तो फिर ये गलत हो जाएगा। 1 से छोटी नंबर जैसे कि 0 से लेके 1 के बीच में आने वाली जितनी नंबर्स होती है वो, अब 0 से लेके 1 के बीच में नंबर आ गया, जैसे 0.3, 0.2, फॉर एग्जांपल 0.2, ऐसे सारे नंबर्स हमारे किस में आते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना, जब इनका हम स्क्वायर कर देंगे, जब इनका हम स्क्वायर करेंगे, तो भाई ये जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसी का, 0.2 का। तो हमारी कंडीशन ये कह रही है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, एक्स से। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। कैसे गलत होगी, कैसे गलत होगी, यहाँ पे खुद देख लो, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को 0.2 के इक्वल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर कर लो इसका, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 0.04। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 0.04, इसका स्क्वायर करने पे, ठीक। तो स्क्वायर करने पे हमारी वैल्यू है ये कितना, 0.04, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 0.2 है, ये क्या है, 0.2।
अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये वाला बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे ये वाली जो नंबर है ये किसके बराबर है, एक्स के, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे इस केस में जो हमारी एक्स है वो बड़ी हो गई किससे, एक्स स्क्वायर से। यानी कि अगर कभी हमारी जो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, तो उस केस में ये कंडीशन गलत हो जाता है, ये कंडीशन काम नहीं करता है। वहाँ पे क्या काम करता है, ये वाला कंडीशन काम करता है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हम और एग्जांपल लेके देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी लेते हैं 0.5। 0.5 क्या है, 0.5 जो है वो हमारी क्या है, 0 से बड़ी है। ये जो हमारी एक्स की वैल्यू है 0 से बड़ी है और किससे छोटी है, 1 से छोटी है। 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो गया 0.25। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0.25। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन गलत है, तो 0.25 जो है छोटी है किससे, 0.5 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है किससे, एक्स स्क्वायर के। मतलब अगर कभी को हमारे पास जो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी कि हमारी x बड़ा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। और कभी की वैल्यू अगर हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक कुछ भी, तो उस केस में ये वाला हो जाता है क्या, कि एक्स स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर बड़ा होगा किससे, उसके एक्चुअल नंबर से। यानी कि और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि थर्ड में बात कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं क्या, 0.9। एक्स की वैल्यू 0.9 है, तो इस केस में क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81। यहाँ पे इस केस में भी आई क्या है, एक्स जो है वो बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ये चीज़ें कुछ आनी चाहिए हमें, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हमें ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम शुरू कर रहे हैं अपने बाइनोमियल की। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक थी, लगभग क्लास 7 8 की चीज़ें थी ये। तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब हमारा बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होगा। अभी तक बाइनोमियल स्टार्ट नहीं था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी थी, जो कि मैंने बताया कि जैसे कुछ होता है ना, जैसे फिजिक्स आने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, मैंने एकदम बढ़िया से बता दिया सर। पता हमें ये होना चाहिए कि कभी भी अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 2 3 4 5 चाहे कुछ भी हो, तो हम अगर उसका स्क्वायर लेंगे, अगर उसका हम स्क्वायर लेंगे सर, तो स्क्वायर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा उसके एक्चुअल नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी नंबर, अगर एक्स की वैल्यू सर, अगर हमारी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, 1 से। एक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी किससे, 1 से, तो सर क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा, बस फ़र्क इतना पड़ेगा। हाँ सही है, एक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी 1 से, सर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो ज़्यादा होगा किससे, एक्स से। ठीक है, ये एक कंडीशन थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन ये थी, अगर कभी कि हमारी एक्स की वैल्यू छोटी हो जाती है 1 से, जिधर पतला मुंह होता है उधर छोटा वाला होता है, तो यानी एक्स की वैल्यू अगर छोटी हो जाती है 1 से और बड़ी हो जाती है 0 से, 0 से बड़ी हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है सर, इस केस में क्या होता है सर, इस केस में कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो छोटा हो जाता है किससे, एक्स से। ठीक है सर, मतलब अगर कभी को हमारी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स से बड़ी होगी, सॉरी एक्स, आई एम रियली सॉरी, अगर कभी हमारी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो वो क्या होगा, उसमें उस कंडीशन में अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो फिर वो जो नंबर का हम स्क्वायर किए होंगे वो ज़्यादा होगा किससे, उसके एक्चुअल नंबर से। फॉर एग्जांपल 2 हमारी 1 से बड़ी है, तो अगर 2 का स्क्वायर लें तो 2 स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 2 से। ठीक है, अगर वहीं पे हम 0.2 की बात करते हैं, वहीं पे हम 0.2 की बात करते हैं, जो कि हमारी 1 से छोटी नंबर है, और अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें सर, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये इसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे, इसके एक्चुअल नंबर से। तो यही कहना चाहता है बस, ये हमारा कंडीशन।
अभी हमारा बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, अभी हम लोग जो जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने, ठीक है। लेकिन उससे पहले काफ़ी पहले की चीज़ थी जो हमने कभी पढ़ी होती है क्लास 6-7 में। बाइनोमियल थ्योरम शायद से 9th में भी पढ़ा होता है, मुझे तो नहीं याद है क्योंकि मैंने 11th में आके सीधा पढ़ा है भाई, और मुझे तो इतना भी नहीं बताया जितना मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अभी हमारा बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होने जा रहा है। तो बेसिकली बाइनोमियल कहता क्या है? बाइनोमियल बाइनोमियल कहता क्या है भाई? बाइनोमियल है क्या? देखो बाइनोमियल के केस में बेसिकली कुछ खास नहीं होता है। बाइनोमियल के केस में बस इतना ही होता है कि कभी को, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही है कि एक्स की वैल्यू, अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुकना भाई। अगर कभी को हमारी एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? तो देखो ध्यान से, बाइनोमियल के केस में ना, देखो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में कभी भी अगर हमारे पास कुछ ऐसा, कुछ इस फॉर्म में अगर हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं, किस फॉर्म में? अगर कुछ इस फॉर्म में नंबर्स गिवन होते हैं, किस फॉर्म में सर? 1, अबे ये तो चल ही नहीं रहा यार, 1 प्लस एक्स की पावर n, कुछ हमें इस फॉर्म में जब भी नंबर गिवन होता है, इस फॉर्म में जब भी हमारा नंबर गिवन होता है, तो सर उस पे हम क्या कर देते हैं? बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा कंडीशन हमारे पास बहुत बार बन के आ सकता है, बहुतों बार बन के आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस है, कुछ केसेस ये है कि ये जो इसका इसी फॉर्म में रहना चाहिए, यानी ये a प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस में b की पावर y के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो a होगा वो ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज 1 होगा। और यहाँ पे जो b होगा सर, b होगा, यहाँ पे मान लो हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो जो ये हमारी x की वैल्यू है सर, ये जो हमारी x की वैल्यू है, उसके पास भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो हमारा x होगा ना, वो छोटा होगा किससे? 1 से। छोटा मतलब बहुत छोटा होगा किससे? 1 से। यहाँ पे x हमारा बहुत छोटा होगा 1 से। अब 1 से कब छोटा होगा वो भी मैंने बता दिया, पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट समथिंग में होगा कुछ, तो वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 0 पॉइंट समथिंग में होगा तो वो 1 से छोटा होगा, निगेटिव में नहीं, ठीक है। तो बाइनोमियल में बेसिकली क्या कह रहा है? बाइनोमियल में ये कह रहा है कि कुछ इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, इस फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे जो हमारी ये वाली x की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। तो फिर इस केस में हमें करना क्या है? इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें करना इतना है सर, हमें करना इतना है कि ये जो n है ना सर, ये जो n है हमारी, इस n को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? x से। इस n को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? n से। इस n को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? x से। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? ये 1 एज इट इज रहेगा सर, बढ़िया। ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, ये n और x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा nx। तो ये हमारी निकल के आ गई, ठीक है। तो हमें ऐसे सॉल्व करना होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का यूज अभी नहीं है, लेकिन वही बात है, हम पहले पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें, ये ट्रिक्स है भाई, ये ट्रिक्स नहीं है, मतलब बाइनोमियल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि चीज़ें आसान होंगी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में जैसे कि अगर कभी को हमें यही मिल जाए, एग्जाम्पल देखना भाई, एग्जाम्पल में 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स है सर, और यहाँ पे माइनस साइन है ऊपर। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे सर? सेम कुछ नहीं होगा, सेम होगा। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये बाइनोमियल का एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल का क्या एक्सप्रेशन है? ये है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पे 1 है, ऑलवेज यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन एक और कैसे, यहाँ पे ये जो x है सर, ये जो x है, x छोटी होनी चाहिए किससे? 1 से। x छोटी होनी चाहिए किससे? 1 से, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हाँ, यहाँ पे x मान लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x की जो भी वैल्यू है वो छोटी है किससे? 1 से। तो उस केस में ये जो माइनस माइनस में जो भी ऊपर पावर है, ये पावर किससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से। तो ये क्या हो जाएगा? अभी एक एक चीज करके बस सीखते चलो भाई। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो 1 प्लस माइनस एन एक्स,
ठीक है। फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ये हमारी आंसर निकल के आ गई इसमें। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। उसी तरीके से यही तो है बस भाई, बाइनोमियल भाई, और कुछ तो है नहीं इसमें। अब तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं भाई, और तुम्हारा कहीं कुछ नहीं हो सकता। अब तुमको अगर बहुत डिटेल में जाना है ना तो बाइनोमियल के लिए तुमको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, तो हम मैथमेटिक्स में जाएंगे ही नहीं, और वहाँ पे लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। बेसिकली मैं जितना समझ रहा हूँ उतना बता रहा हूँ भाई, उतना ही देखना है और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स की पावर एन। 1 माइनस एक्स की पावर एन, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन हमारी ये हमेशा एक ही चीज़ है, 1। यहाँ पे पहला नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। दूसरा सर ये x है, x हमारी छोटी होनी चाहिए किससे? 1 से। तो ठीक है, यहाँ पे x हमारी छोटी है किससे? 1 से। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ये जो n है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स। और कुछ नहीं। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, तो अदर एग्जांपल है हमारा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे n की कोई वैल्यू है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो पहला वैल्यू वो हमारा 1 होना चाहिए। दूसरा जो x हमारा, x क्या है? x काफ़ी छोटा है किससे? 1 से, यानी x हमारा छोटा है किससे? 1 से। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस एन है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स। हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर उसी के साथ फॉर एग्जांपल जैसे एक और पी वाई क्यू है हमारे पास, इससे बाइनोमियल से रिलेटेड पी वाई क्यू। ठीक है भाई। अभी तक हमने हमेशा एक चीज़ देखी है कि कभी भी सबसे पहले तो यहाँ पे एक हमारा अर्थ का डायग्राम बनेगा। अर्थ, यहाँ पे अर्थ की डायग्राम बनेगी भाई। तो बना लेते हैं फटाफट से। उसके लिए हमें चाहिए कुछ बनाने के लिए शेप। बढ़िया भाई, ये हो गया हमारा। और ये हमारी अर्थ, ये हमारा क्या है? ये है हमारा अर्थ, ये हमारी अर्थ है भाई। ठीक है भाई, ये हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ से हमने हमेशा यही देखा है कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन अभी बहुत कुछ होगा, वो अभी हम इसको चेंज भी करेंगे। यहाँ पे ऊपर कुछ एच हाइट पे भाई हमारी क्या लग रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें उससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हमारी स्पेस पे कुछ एच हाइट पे क्या होगी, वो हमारी हो जाती है जी बाई 1 प्लस एच बराबर, सॉरी अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है कि नहीं होता है भाई? अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा तो फिर पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, उसका काम नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है स्पेस के लिए। अर्थ के केस में, हम मतलब प्लेनेट के केस में, ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने पढ़ लिया भाई, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है ये सब। ठीक है,
ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है। लेकिन अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे बाइनोमियल का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। बाइनोमियल का कैसे यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। जी डैश बराबर में जी अपॉन में 1 प्लस एच बराबर आर। क्या तुमको यहाँ पे बाइनोमियल का केस बनता हुआ दिख रहा है? कुछ यहाँ पे बाइनोमियल का केस बनता हुआ बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे पावर में 2 है और ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है। और जो हाइट होती है वो रेडियस से बहुत छोटी होती है भाई। यहाँ पे जो भी हम हाइट लेते हैं ना वो अर्थ के रेडियस से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। यानी यहाँ पे जो एच है वो छोटी है किससे, बहुत छोटी है किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। यानी यहाँ पे बस हमें इतना मतलब है कि हमें क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर क्वेश्चन है, तो ग्रेविटेशन में इसको देखेंगे हम लोग। पीवाईक्यू है ये बेसिकली। तो इस केस में ये हमारा कुछ कंडीशन गिवन है और कोई फॉर्मूला होगा जिस पे हमने अप्लाई किया, तो ये केस बन गया हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बन गया है बाइनोमियल का केस अभी। तो इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं पता है भाई, फटाफट से बता दो कि कोई भी चीज़ नीचे रहती है ऊपर जाने के बाद वो किस में हो जाती है, उसकी पावर चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे ए बाई बी माइनस टू है, ए बाई बी माइनस टू है, पावर इसकी कितनी है, माइनस टू है। अगर हम इस पूरे के पूरे टर्म को अगर ऊपर भेज दें, मैंने पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पेन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है लिखने में। अगर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को मैं ऊपर भेज दूँ तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा ए इंटू में बी। यहाँ पे माइनस टू था, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, टू। सिंपल यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे ए बाई बी टू होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। ये पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, अगर निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पे ये केस हमारा बन रहा है। यानी अगर हम किसी पावर को ऊपर भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टर्म हम इसे ऊपर भेजेंगे। अगर हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी डैश। ये सब क्या है मुझसे मतलब नहीं, बस हमें बाइनोमियल का केस बनाना है। तो जी अपॉन में, अब हम इसको पूरा का पूरा ऊपर भेज रहे हैं, 1 प्लस एच बराबर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल का केस बन गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम को। बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, कि भैया अगर कभी हमारी कुछ इस टाइप की बन जाती है केस, तो उसमें हम क्या करना है, माइनस टू को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है किससे, यहाँ पे जो भी पहला नंबर होगा, लास्ट में जो भी पहला नंबर होगा उससे। ठीक है, तो कर देते हैं अभी हम लोग। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी को एज इट इज़ बाहर ही रहने दो, हमें तो बस बाइनोमियल से मतलब इसे सॉल्व नहीं करना है हमें। तो अभी क्या करेंगे, ये वन यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा प्लस। क्या एच हमारा छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, हाँ वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो एच हमारा छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो उस केस में ये बाइनोमियल का केस बन रहा है। तो अब माइनस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, माइनस एच अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। और जो मल्टीप्लाई होगा ना, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एच होगा भाई। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। और इसको अगर एकदम अच्छे से सॉल्व करें तो ये यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे माइनस टू का हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टू का मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो ये होगा टू एच अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा, अबे भाई ये क्या कर दिया भाई, मैं चलते फिरते कुछ करता ही रहता हूँ यार। ठीक है, तो ये हमारी पी वाई क्यू, तो इस पी वाई क्यू से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम से हमें सिर्फ इतना ही मतलब है कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर कभी को भी हमें ऐसा केस मिल जाए 1 प्लस टू
की पावर -5 इस केस में मिल जाएगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो ये मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन का इतना छोटा सा पार्ट, ये अभी क्वेश्चन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, बाइनोमियल से। तो हमने इसको बाइनोमियल से सॉल्व कर दिया एक एक स्टेप से। उसी तरीके से तो अगर कभी को हमें मान लो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, तो इंटू में 5 इंटू 10 इंटू 6/7 ऐसा मान लो कभी हमें क्वेश्चन दिया है, अब इसे सॉल्व करना है। तो लेकिन हमें ये तो पता है ना, एक सेकंड को, इसको नहीं, एग्जाम्पल गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि भाई 1 प्लस में 0.2 पावर -5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 6/7। अगर कभी को हमें ऐसा ही मिल जाए एक्सप्रेशन और इसे सॉल्व करना हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इतना तो हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइनोमियल में सबसे पहला 1 है, फिर ये क्या है, 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, ये 1 से छोटा नंबर है और पावर ऊपर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो जब 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1 माइनस 1 का एक्सप्रेशन बन के आ गया हमारा। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का काम होता है बस इतना कि वो चीज़ों को इजी बना देता है थोड़ा सा। यहाँ पे हमारी बाइनोमियल थ्योरम खत्म होती है। अभी थोड़ा सा और पार्ट बचा है बाइनोमियल थ्योरम का लेकिन वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, एकदम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके बाद वाले में। इसके बाद वाले में हम लोग एपी करेंगे, एपी के साथ साथ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, फिर उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी भाई अभी आगे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है उस पर हम लोग क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, एकदम लगातार क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। कहानी अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से शुरू हुई है भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो अपने पास है, ये हमें क्या पूछेगा, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स के अलावा हमें कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ही पूछेगा। टी टू आई टी हो जाइए, जो मन करे वो हो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ही पूछेगा, और उस केस में हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज कर देना है। ए बराबर 1 माइनस कॉमन रेशियो। ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है। 1 माइनस कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है, कोई सा भी एक टर्म उठाओ और उस टर्म के पहले वाला टर्म उठा लो। मतलब अगर हम यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए ये वाला टर्म उठाते हैं, तो इसके पहले वाला टर्म हो जाता है ये वाला टर्म, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं इसलिए। तो हमें बस ये वाला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला याद रखना है। और फिर बाइनोमियल थ्योरम में जो मैंने बताया वो कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, उस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू किसी भी चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन होंगे किससे, लेक्चर 1 के, लेक्चर 2 के, लेक्चर 3 के, लेक्चर 4 के, लेक्चर 5 के। लेक्चर 1 2 3 4 5 में आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का वो होगा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं भाई। तुम लोग इसको देख के पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये दो क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है हमारे। वीडियो पॉज करके लिखते रहना भाई, अगर आगे चला गया तो पीछे करके देख लो क्या क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन है, पॉज करो और सब कुछ सॉल्व करो भाई फटाफट से, क्योंकि मैं अब सब कुछ बता दिया तो धड़ाधड़ करे जाऊंगा बस। यहाँ पे ये मेरा एक और क्वेश्चन है, ये देख लो भाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में भी काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं भाई, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। वीडियो पॉज करके नोट करते हो फटाफट से अब। इसके बाद में भी और क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इतना सॉल्व करेंगे, उसके आगे का भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये कहता है, भाई उम्मीद है कि तुम सॉल्व कर लियोगे, अगर तुम नहीं सॉल्व किया हो तो कर लेना भाई पहले अपने मन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है
क्या है भाई, बात बता दो, ये देख के पता चल रहा है, हम इसलिए मैंने बताया था कि ये वाले ट्रायंगल को हमेशा याद रखना। कौन से ट्रायंगल को? कि भाई ये छोटा बड़ा वाला वो ट्रेंडिंग एंगल था ना, ट्रेंडिंग एंगल को याद रखना। दो एंगल होते हैं हमारे पास, एक तो 53 डिग्री, एक होता है 37 डिग्री। 37 डिग्री, 37 डिग्री के केस में ये होता है परपेंडिकुलर परपेंड, मान लो अगर ये 37 डिग्री है तो इस केस में ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि हैप्पीनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। थर्ड वाला करेक्ट हमारा होगा। और भाई ये थीटा कितना होगा, थीटा 37 डिग्री होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। हमें रेडियन से डिग्री में जाना चाहिए तो और भी ज़्यादा ईजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 180 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो π/2 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 180 से। या फिर यार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप वाइज भी देख लो, 180/π। तो अब ये पाई से पाई कट जाएगा सर, 2 से 180 कट जाएगा, कितने बार में, 90 बार में। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कभी भी अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम डायरेक्ट 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर ऊपर कोई चीज़ पाई में है तो हम उसकी जगह डायरेक्ट 180 रखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे रेडियन से हमें किस में जाना है, डिग्री में जाना है। रेडियन से जाना है किस में, डिग्री में, और π/3 है तो पाई की जगह पे डायरेक्ट 180 वैल्यू पुट करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। एक सेकंड सॉरी, 3 से 18 कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, तो हमारा 60 आंसर होगा। हमारी आंसर क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। डायरेक्ट हम पाई की जगह 180 पुट करेंगे तब भी हमारा जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना तो डायरेक्ट 180 पुट करके पाई की जगह पे सॉल्व कर दो। फिर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, रेडियन से डिग्री में नहीं, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए अपने पास फॉर्मूला है π/180, 0 ये 6 टाइम्स में जाएगा सर, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, π/6। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड tan थीटा 4/3 वैल्यू ऑफ sin थीटा। मतलब हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है सर, 4/3। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, और tan थीटा हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और हमें पूछ क्या रहा है, sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो भाई हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, इसके लिए फटाफट से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और अगर ये हमारा क्या है, tan थीटा, tan का ये अगर थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये वाला हो जाएगा, तो ये 4 होगा सर, और बेस 3 होगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, फटाफट से बताओ ये क्या होगा भाई। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है यार, देखा देखा तो लग रहा है कुछ। ये ट्रेंडिंग एंगल्स वाला ही केस है। कभी भी अगर हमें 4 परपेंडिकुलर मिल जाए और 3 बेस मिल जाए, या फिर 3 परपेंडिकुलर मिल जाए या 4 बेस मिल जाए, तो हमेशा जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी क्या है हमारा, 4 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो 4/5 हमारा ये वाला आंसर होगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अगर भैया हमारा cos थीटा 4/5 है, ये क्या कर दिया भाई, cos थीटा हमारा अगर 4/5 है तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और cos थीटा क्या होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेनस। इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फटाफट से जब इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/4 आंसर आ जाएगा भाई। 3/4 आंसर आ जाएगा। हम पीछे वाले ट्रायंगल से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक वैल्यू 4 आ रही है और 5 आ रही है। 5 हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, 4 हमारा क्या है, बेस है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी केस में भाई ट्रेंडिंग एंगल्स वाला केस बने तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो भाई अगर हाइपोटेनस हमारा 5 है, ट्रेंडिंग एंगल तो यही कहता है ना भाई कि जो हमारी हाइपोटेनस है वो हमेशा 5 ही होगी, और बाकी इन दोनों में 4 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 और 3 में से कुछ भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एंगल का केस सही नहीं। तो हाइपोटेनस क्या हो गई, 5 हो गई, बेस क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा, तो 3/4 हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 90 प्लस थीटा। अभी हमें sin 90 प्लस थीटा निकालना है। तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एक ऐसी हमारी भाई वो है, पेरेंट एंगल है। वो कहता है कि भाई sin थीटा को cos में चेंज कर दो, cos थीटा में चेंज कर दो।
फिर यहाँ पे साइन का इम्पोर्टेंस है, माइनस होगा कि प्लस होगा, साइन का इम्पोर्टेंस है। अब 90 प्लस थीटा 90 में कुछ जुड़ा है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। ए एस टी सी इस नाम से ए पहला हमारा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है यानी एस फॉर साइन। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन थर्ड इज आवर करेक्ट, प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है भाई। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फॉर, कायदे से कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछ रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा की? -1। ये होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एंगल कितना है? 30 डिग्री। देखो अगर हमें कुछ भी, अगर कोई सा भी मान लो, यहाँ पे हमें निकालना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, जिसके बाद वो एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ बेस गिवन है और ना ही हाइपोटेनस गिवन है, ना ही परपेंडिकुलर गिवन है, और हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, एंगल गिवन है। तो इस केस में कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर हमसे एक साइड, केवल एक ही साइड गिवन हो और कोई सा भी पूछ रहा हो, या फिर अगर एक भी साइड नहीं गिवन है, केवल एंगल गिवन है, तो हम सिर्फ tan थीटा से निकाल सकते हैं, tan थीटा से। तो थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो बेस तो हमारा गिवन है, तो ये हो जाएगा tan 30 p/8। अभी हम क्या करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3 बराबर p/8। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया, क्या परपेंडिकुलर निकल के आ गया? 8/√3। 8/√3। थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? फाइंड एंगल ए बी सी। अगर हमें ऐसा एंगल दिया यानी हमें बीच वाला एंगल निकालना है, एंगल बी को फाइंड करना है। यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है थीटा एंगल को। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमारे चारों तरफ वो दी हुई है भाई, सबकी वैल्यूज दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हम tan थीटा से निकाल लेंगे जब भी एंगल का केस आएगा। तो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? √3, बेस है क्या? 1। तो √3/1, √3/1 क्या होता है भाई? √3/1 कितने एंगल पे आता है? तो tan 60 डिग्री पे आते हैं भाई हमारी √3/1। तो हमारी थीटा क्या आ जाएगी? 60 डिग्री भाई। ये हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन फाइंड द हाइपोटेनस। हमें हाइपोटेनस निकालना है और दो हमारे पास एंगल दी हुई है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा बेस 3 है और ये परपेंडिकुलर 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये गलत है भाई, यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है भाई। वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल यानी एंगल हमारा बहुत छोटा है, और ये बोला है किसकी बात कर रहा है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के केस में है जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो बराबर हो जाता है किससे? बेस के। और हाइपोटेनस हमारा 3 दिया हुआ है, सॉरी बेस हमारा 3 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा? 3। 3 इज आवर करेक्ट। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। हमें cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है भाई, फटाफट से फाइंड कर दो, कोई दिक्कत की बात है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सबसे पहले 75 डिग्री को तो हम लोग ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो हमें दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जैसे कि हमें ऐसे एंगल के साथ ब्रेक करना है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल में हो, जिसका हमें वैल्यू डायरेक्ट पता हो। तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये किस किस में ब्रेक हो सकता है? ये ब्रेक होगा किसमें? 75। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 45 में, 40, 50, 60, 70। 45 और 30 में से हम ब्रेक कर देंगे, तो ये cos 75 को हम ब्रेक करेंगे किसमें?
45 डिग्री और 30 डिग्री में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 45 है ए का काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो 30 डिग्री है बी का काम कर रहा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन सॉरी हमारे पास एक क्या था, फॉर्मूला था कि cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी वाला फॉर्मूला था, उस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। और ये वो फॉर्मूला याद है कि नहीं, इसलिए मैंने बोला था रट लेना यार। cos ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो, cos ए इंटू कॉस बी साइन माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या है हमारा, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी हमें इस पर वैल्यूज को बस पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो बस फटाफट पुट कर दो। cos 45 डिग्री में भाई, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, अभी इनकी वैल्यूज को हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे। अभी इनकी वैल्यूज को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए। cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 माइनस sin 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, sin 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो sin 45 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है भाई, cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी sin 30 डिग्री है ना, तो sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू हो जाएगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 0.2√2 1/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी भाई 1/2, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा भाई, बहुत ईजी है अब तो। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखो कैसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √2 को, ओके भाई। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ऊपर में √3 माइनस लेंगे भाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2√2, ये ऊपर 1। अभी सिंपल क्या करना है भाई, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करने तो आता है, यहाँ पे माइनस एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, एलसीएम डायरेक्ट 2√2 आ जाएगा। फिर अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 माइनस √3, ठीक है। तभी हमारा सॉल्व हो चुका है, देखो 1 माइनस √3 अपॉन में 2√2 दिया है, क्या ऑप्शन है, शायद से ये रहा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है यार। अब 1 को उधर रखो, इधर रखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको भी सेम एज इट इज उसी तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। बस फर्क इतना है कि हमें यहाँ पे साइन 75 डिग्री को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, साइन 15 डिग्री को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम यहाँ पे साइन के हिसाब से जोड़ देंगे। मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है भाई इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कर रहा भाई, बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं है, देखना ध्यान से। एक एक को सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा साइन 75 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है, तो सबको एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया। अभी इसको भी हमने ऐसे करना होगा, तो सबसे पहले साइन 75 डिग्री को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है सर। दूसरा कलर का पेन ले लेंगे, ग्रीन कलर ले लेते हैं ताकि एक में मिले ना सब, ठीक है। तो अभी हम साइन 75 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो साइन 75 डिग्री को तोड़ेंगे तो सबसे पहले वही इजी एंगल जो मैंने ऊपर लिया था 45 डिग्री 30 डिग्री में तोड़ देते हैं, क्योंकि वो इजी एंगल है। अब सारे एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल में वो सब इजी है, तो हम उसको डायरेक्ट रट के बैठे, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया,
यहाँ पे जो 45 है वो ए का काम कर रहा है, 30 जो है वहाँ पे क्या काम कर रहा है, बी का। तो यहाँ पे एज इट इज अपने हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, वहाँ से जाके फॉर्मूले को तुम देख लेना भाई, ठीक है। चलो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार, पता नहीं कहाँ रख गया वाला पेज। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का केस बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। जैसे साइन यहाँ पे ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये रहा साइन ए प्लस बी, ये रहा हमारा साइन ए प्लस बी। इसमें भी सेम क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन बी इंटू कॉस ए कर देना। तो फॉर्मूला देख लेना और फिर उसी एज इट इज पुट कर देना अकॉर्डिंग टू कॉस फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इसके स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मुझे फॉर्मूला याद है, तो पहला होगा साइन ए 45 डिग्री, साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस बी क्या है 30 डिग्री, ठीक है। प्लस में कॉस ए क्या है 45 डिग्री, ए क्या है 45 डिग्री इंटू साइन बी क्या है 30 डिग्री। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज को हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, प्लस में कॉस 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी 1/√2, साइन 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है सर। अब जब हम क्या करेंगे, अब सिंपल कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा 2√2, एलसीएम हमारा 2√2 आएगा। फिर यहाँ पे √3 और 1 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 प्लस में 1, ये हमारा फर्स्ट निकल जाएगा। यानी साइन 75 डिग्री को सॉल्व करने पे ये हमारी कुछ वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे किसको, नेक्स्ट हमारा क्या है साइन 15। अब हम साइन 15 को सॉल्व करेंगे, ऐसे बारी बारी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन 15 के लिए हम ले लेते हैं पिंक पेन। तो अभी साइन 15 डिग्री को हम सॉल्व करने वाले हैं भाई, साइन 15 डिग्री। जब साइन 15 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इसको भी जब ब्रेक करेंगे तो ये भी 45 और 30 से ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ब्रेक हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, फटाफट से हम लोग फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का केस बन रहा है, a माइनस बी का केस बन रहा है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस बी का, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। बस सब कुछ सेम होता है, साइन a प्लस बी के जैसा ही होता है, बस वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क क्या है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। फर्क क्या है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर था ना, यहाँ पे ये भी तो साइन ए प्लस बी का केस बन रहा है, लेकिन ये ए प्लस बी और यहाँ पे ये जो ए प्लस बी आया किसमें, माइनस में, तो ये सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो फटाफट से उतार दो भाई, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करके, या फिर ये सारी वैल्यूज सेम होंगी, बस यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो यार ऐसे जो हमारा वैल्यू निकल जाएगा सेम होगा, कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 2√2, ये √3 माइनस 1, तो हमारी सेकंड निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में
अगर हम देखें तो ये कह रहा है साइन 75 प्लस साइन 50, तो साइन 75 की क्या वैल्यू निकल जाएगी, साइन 75 ये हमारी साइन 75 है, साइन 75 की वैल्यू आई रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 3, साइन 75 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अब इसको तो साइन 75 की वैल्यू निकल जाएगी भाई हमारी क्या, ये तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना भाई, बढ़िया भाई, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। फिर साइन 15 की क्या वैल्यूज है, साइन 15 की वैल्यू रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये तो अभी और इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। और अभी इसको हम लोग ऊपर डाल देते हैं, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा सर, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म है। अब यहाँ पे आएगा रूट 3 प्लस रूट 3, क्या आ गया रूट 3 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 बाई में 2 रूट 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 हमारी आंसर निकल के आ गई है, तो रूट 3 बाई 2 ये रहा, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। तो ऐसे स्टेप वाइज में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। लिटरली मैंने इतना ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, इतनी ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्लास 10th में लिटरली नहीं पढ़ी थी भाई, पढ़ लेती तो एग्जाम निकल जाता भाई। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 330 डिग्री, हमें cos 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, cos 330 की डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, cos 330 डिग्री को ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक करोगे, दो पार्ट में, भाई इसकी फ्लैश लाइट क्यों ऑफ हो गई यार, ठीक है, बैटरी 15% बची है बस, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे cos 330 को जब ब्रेक करेंगे तो cos 330 को किस में ब्रेक कर सकते हैं यार, इसको 360 डिग्री के साथ ब्रेक कर सकते हैं हम, 360 माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कहता है कि भाई cos को cos में ही रहने दो, कोई चीज़ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस होगा भाई, 360 डिग्री है, यहाँ पे डायरेक्ट ये देखो ना 330 डिग्री, 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा क्या 330 डिग्री, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो इसका पता कैसे चलेगा, उसका पता ASTC से चलेगा, ASTC, सी हमारा फोर्थ है, फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे सी फॉर कॉस, यानी कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा हमारा प्लस कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है रूट 3/2, ये होता है रूट 3/2, बस भाई डायरेक्ट कॉस, भाई यहाँ पे कॉस कट गई, ये नहीं है, अब क्या करें, तो ठीक है भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये होगा ही नहीं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, क्या बात कर रहे हो, कॉस 60 डिग्री रूट 3/2, एक सेकंड, कॉस नहीं साइन, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री, अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सॉरी, अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2,
यहाँ पे माइनस कॉस 40 तो होगा ही नहीं। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी साइन 60 बराबर होता है किसके, कॉस 30 डिग्री का। मैं इसी में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ इसको इस फॉर्मेट में याद कर रखा है, कौन किसके बराबर होता है, और साइन की वैल्यूज रखी है बस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। अभी एक काम करते हैं भाई, अभी यहीं पे रहने देते हैं, कल फिर वापस आते हैं भाई, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, और एपी और आगे का भी। बाय बाय।